नमस्कार साथियों, मैं अवधेश भदौरिया एक बार फिर से तपोभूमि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 2। अध्याय 1 हम इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 में कुल 8 धाराएं हैं, धारा 3 से लेके 11 तक। अध्याय इस स्लाइड में सारी धाराएं दे रखी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। आगे की स्लाइड्स में इनका वर्णन हम डिटेल में करेंगे। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण धारा नंबर 3 और धारा नंबर 4 है, इन पर विशेष ध्यान दें। धारा नंबर 3 पर आते हैं साथियों। धारा नंबर 3 में क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन बताया गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भारत सरकार करती है। अब देखते हैं इस आयोग की रूपरेखा कैसी होगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है तथा बाकी के सदस्य रहते हैं। एक सदस्य ऐसा होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहा है। दूसरा सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश रहा है। तीसरा और चौथा, 2 सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाती है जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यवहारिक अनुभव हो। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों को भी इस आयोग का सदस्य समझा जाएगा। इस प्रकार से इस आयोग का ढांचा 1-4-4 वाला हो जाता है। एक अध्यक्ष, 4 सक्रिय सदस्य और 4 अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों को हम इसका सदस्य मानते हैं। वो इसी में 3.4 में बताया गया है कि इसमें एक महासचिव होगा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी COO की तरह काम करेगा। हम देखेंगे कि धारा 11 में महासचिव के बारे में बताया गया है। वो जब अपन धारा 11 पढ़ेंगे तभी देख लेंगे, ठीक है। और धारा 3 के 5 में बताया गया है कि आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा तथा आयोग भारत सरकार की पूर्व अनुमति से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय खोल सकेगा। मीन्स अपने हिसाब से नहीं खोल पाएगा, इसको भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आते हैं धारा 4 पर। धारा 4 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किस तरीके से होगी यह बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम बता देते हैं कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा लेकिन राष्ट्रपति भी एक 6 सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति करते हैं, ना कि अपने मन से किसी की भी नियुक्ति कर देते हैं। तो ये जो 6 सदस्यीय नियुक्ति समिति होती है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री तथा अन्य सदस्यों में लोकसभा का अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्रालय का मंत्री प्रभारी यानी कि अपना गृह मंत्री जो कि अभी राजनाथ सिंह है, तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति शामिल होते हैं। इस प्रकार इस नियुक्ति समिति में 6 सदस्य होते हैं। लेकिन यदि हम आयोग में सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को चुन रहे हैं तो हमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता रहती है कि अगर हम इन लोगों को चुन रहे हैं तो हमें मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों धारा 5 पे। अभी हमने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की, अब उनके त्यागपत्र और उनको हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष या सदस्य, कोई भी अध्यक्ष या सदस्य अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित लिखित सूचना के द्वारा बताना पड़ेगा, तभी उसका त्यागपत्र लिया जाएगा। अब उन्हें इसके अलावा भी किन्हीं केसों में हटा सकते हैं, जैसे उसने कोई कदाचार किया हो या अक्षमता का दोषी पाया गया हो,
तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो कदाचार की जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। दूसरा, यदि वह दिवालिया हो जाए। तीसरा, कहीं और अवैतनिक कार्यों में लगा हो, मीन्स कहीं और भी वो नौकरी कर रहा हो, वहां से उसको तनख्वाह मिल रही हो, तो इस आयोग से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। या वो पागल हो जाए, शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल हो जाए कि कार्य करने में अक्षम हो जाए, या फिर उस पर कोई सिद्ध नैतिक पतन लगा हो, मीन्स या फिर किसी केस में उसको सजा सुना दी गई हो, तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। अब देखते हैं धारा 6 क्या कहती है। धारा 6 सदस्यों एवं अध्यक्ष की पदावधि के बारे में बताती है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि ये 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या फिर 70 वर्ष की आयु, जो पहले आ जाए। मान लो कि अगर कोई 67 वर्ष पे इस आयोग का सदस्य बना है तो वो 3 वर्ष ही तक सदस्य रह पाएगा। 70 वर्ष पे वो अपने आप रिटायर हो जाएगा। ठीक है। और ये लोग पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बन गए तो सदस्य एक ही बार बन पाएंगे, फिर आगे नहीं बन पाएंगे। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, आगे भी ये सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है कि ये अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकते अपनी पदावधि के पश्चात। यानी एक बार ये इस आयोग में जो कोई आ गया, उसके बाद वो किसी भी भारत सरकार के आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बनने का उम्मीदवार नहीं रह जाता, वो कहीं भी उसके बाद नहीं जा सकता। अब देखते हैं धारा 7 कि कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। देखिए, कभी कभी अध्यक्ष, मान लो मृत्यु हो गई अध्यक्ष की, या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया, या फिर बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तो वो कार्य नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी सदस्य को का अध्यक्ष पद का दायित्व दे देता है, जब तक कि दूसरा अध्यक्ष नियुक्त ना हो जाए या दूसरा पहला अध्यक्ष आ ना जाए, तब तक वह उस कार्य को करेगा। अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें तथा निबंधन, मीन सेवा, इनके तनख्वाह अनख्वाह कितनी है, वेतन भत्ते और सेवा कौन कौन सी है, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं धारा 9। धारा 9 क्या कहती है दोस्तों? धारा 9 में कहा गया है कि रिक्तियों इत्यादि से आयोग की कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगी। मतलब यह है कि यदि किसी पद पर किसी व्यक्ति या सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पाई और आयोग द्वारा कोई कार्य मानव अधिकारों से संबंधित कर दिया गया है, तो केवल ऐसे सदस्य के न होने से वह कार्य अविधि मान्य नहीं होगा। मान लो कि जैसे यहाँ पर 5 सदस्यों का आयोग है और किसी एक सदस्य की हमने नियुक्ति नहीं कर पाई, यानी अभी आयोग 4 ही सदस्य का है और हमने मानव अधिकार से संबंधित कोई निर्णय ले लिया, तो बाद में कोई उस पे इस आधार पर उंगली नहीं उठा सकता कि तब केवल 4 ही सदस्य थे, एक सदस्य था नहीं और आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया, तो ये उंगली नहीं उठा सकते रिक्तियों से संबंधित। अब देखते हैं हम धारा 10। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 बताती है आयोग द्वारा विनियमित प्रक्रिया को, कि आयोग अपने कार्य किस तरीके से करेगा, इसको बताती है। बहुत ही सिंपल है कि देखो, जैसा अध्यक्ष कहेगा वैसा ही होगा। अध्यक्ष का जहां मन होगा, जिस स्थान पर बैठक करने का मन होगा वहां पे बैठक होगी, और जो महासचिव होता है वो सारे काम ऑपरेट करता है, COO होता है वो मैन। अब देखते हैं आखिरी धारा पर। आखिरी धारा है आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी। देखिए, आयोग के अध्यक्ष सदस्य हमको पता है, लेकिन क्या इतना बड़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसको केवल ये इतने ही लोग चला सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से इनको अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी डिमांड है कि भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए जिसे ये अपने आयोग का महासचिव बना सकें। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि धारा उसमें दिया गया था महासचिव 3 में, तो वो धारा 11 में अच्छे से परिभाषित किया गया है। अब देखो, इनको एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी चाहिए जो महानिदेशक पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं हो, जो इनके इन्वेस्टिगेशन वाले काम करे। ठीक है। और साथ ही साथ ये इनको कोई भी नए आदमी की जरूरत पड़ेगी वो उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति कर सकेंगे जो आवश्यक पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 2। अध्याय 3 के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल
ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक घंटी का निशान होगा, अगर आप उस पर हिट कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में